इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी आधुनिक समस्या पर आधारित है जिससे हम सभी रोज जूझते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी उलझन है जो लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। मतलब क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर लगातार काम करने के बावजूद रात को सोते समय लगता है कि आज तो कुछ खास अचीव ही नहीं किया? ये बहुत ही आम बात है। हम लगातार थके हुए महसूस करते हैं, पर असल में प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते। सही कहा। और आज जिन सोर्सेज को हम खंगाल रहे हैं, उनमें हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारी ये आज की चर्चा डेविड कडावी की मशहूर किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की रिसर्च और नोट्स पर आधारित है। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि आज के इस भटकाव और शोरगुल वाले दौर में सफलता का असली रहस्य अपने समय को मैनेज करना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा और अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो आजकल का हसल कल्चर है ना, ये हम पर पूरी तरह हावी हो चुका है। बिल्कुल। मल्टीटास्किंग तो जैसे आजकल एक क्या कहते हैं, एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है। हाँ, मतलब लंच करते हुए ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में बैठे बैठे प्रेजेंटेशन बनाना, हर एक सेकंड को किसी न किसी काम से भर देना। लेकिन इसका नतीजा सिर्फ थकावट और एक अजीब सी खालीपन की भावना के रूप में सामने आता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हम एक बहुत ही आधुनिक समस्या को पुराने और आउटडेटेड औजारों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने औजार मतलब ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स? हाँ, वही। ये पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो शायद इंडस्ट्रियल युग में फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनी थी, ये आज के नॉलेज वर्कर्स के लिए पूरी तरह से बेअसर हो चुकी हैं। समझ गया। देखिए, टाइम मैनेजमेंट हमें सिर्फ ये सिखाता है कि अपने कैलेंडर के हर खाली बॉक्स को कैसे भरा जाए, उसे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। बिल्कुल। लेकिन ये इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उस बॉक्स में काम करते वक्त हमारे दिमाग की स्थिति क्या है, यानी हमारी कॉग्निटिव स्टेट क्या है। सही कहा। अब समय आ गया है कि हम घड़ी की सुइयों के गुलाम बनने के बजाय अपनी मानसिकता और अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को समझने पर ध्यान दें। और इस बात को बहुत ही गहराई से समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में डेविड कडावी की अपनी निजी कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कोस्टा रिका वाला किस्सा ना। हाँ, वही। तो रिसर्च में बताया गया है कि डेविड को एक किताब लिखनी थी और उन्होंने प्रोडक्टिविटी के वो सारे परंपरागत नियम अपना लिए जो अक्सर इंटरनेट पर लोग बताते हैं, जो गुरु लोग सिखाते हैं। हाँ। उन्होंने अपना समय बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया, वीकेंड्स पर सोशल लाइफ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपना समय बचाने के लिए रेशन और खाना भी घर पर ही डिलीवर करवाना शुरू कर दिया, ताकि सुपरमार्केट जाने का वो थोड़ा सा समय भी बच सके। बिल्कुल। उनके पास अब दुनिया भर का खाली समय था, सिर्फ लिखने के लिए। लेकिन असली ट्रेजेडी यहीं से शुरू होती है। इतना सारा अनइंटरप्टेड समय होने के बावजूद जब वो असल में कंप्यूटर के सामने बैठते थे तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन को घूरते रहते थे। हाँ, बस घंटों घूरते रहते थे। उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि पब्लिशर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था और उन्हें जल्दी अपनी किताब का 25% हिस्सा सबमिट करना था। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी पूरी बुक डील कैंसिल हो सकती थी। मतलब समय की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी काम नहीं हो रहा था। ये तो किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सच ने। तो परेशान होकर और शायद थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। वो सब कुछ छोड़कर कोस्टा रिका के एक रिट्रीट में चले गए। और शुरू में उन्हें इस फैसले पर पछतावा भी हो रहा था। हाँ, उन्हें लग रहा था कि जब वो अपने शांत कमरे में नहीं लिख पाए तो वहां जंगल में जाकर क्या ही लिख लेंगे। पर फिर वहां एक दिन जब वो घर से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक लोकल व्यक्ति से हुई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मुलाकात कोई बहुत बड़ी दार्शनिक या लाइफ चेंजिंग चर्चा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। डिएगो बस सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था और उसने डेविड को ऐसे आवाज दी जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। हाँ, उन दोनों के बीच स्पेनिश भाषा में मौसम, बारिश और पास के बीच के बारे में एक बहुत ही छोटी सी और कैजुअल सी बातचीत हुई। डेविड ने उस बातचीत में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया ताकि वो असभ्य न दिखें। पर उस छोटी सी बिना किसी एजेंडा वाली बातचीत ने डेविड का पूरा मेंटल स्टेट बदल दिया। कमाल की बात है। हाँ, जब वो वहां से अपने कमरे में लौटे तो सीधे कंप्यूटर के सामने बैठे और बिना किसी रुकावट के उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के भीतर अपनी किताब का पहला चैप्टर लिख डाला। अगर हम इसको व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये घटना बहुत कुछ साफ कर देती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ समय बचा लेना या कैलेंडर में समय ब्लॉक कर लेना काफी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ढांचा इंसान से पूछता है कि मेरे पास अभी 1 घंटा है,
इसमें क्या क्या किया जा सकता है? और ये सवाल अक्सर दिमाग पर इतना भारी पड़ता है कि इंसान उस काम से भागने लगता है। सही बात है। इंसान सोचने लगता है कि काम तो करना है, लेकिन उसे करने का फोकस ही नहीं है। जबकि माइंड मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग और ज्यादा प्राकृतिक सवाल पूछता है। हाँ, वो पूछता है अभी मेरी मानसिक ऊर्जा कैसी है और मैं किस काम को करने के मूड में हूँ। लेकिन एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या? अगर हम सिर्फ मूड का इंतजार करने लगें तो क्या ये सिर्फ काम टालने का या लेजीनेस का एक फैंसी बहाना नहीं बन जाएगा? मतलब अगर डेडलाइन सर पर हो और मेरा मूड ही ना करे तो मैं क्या करूं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम से भागें या सिर्फ तब काम करें जब सितारे हमारे पक्ष में हों। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने काम को अपनी ऊर्जा के स्तर के साथ अलाइन करना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग चाहिए, ठीक है, और आप उसे दोपहर के उस समय करने की कोशिश कर रहे हैं जब आपका दिमाग पूरा थका हुआ है। तब आप चाहे कितनी भी कॉफी पी लें, वो काम एक सजा ही लगेगा। हाँ, दोपहर को तो वैसे भी नींद आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी थके हुए समय में कोई ऐसा काम करें जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जैसे ईमेल डिलीट करना या फाइल्स को फोल्डर में डालना, तो आप अपने मूड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। मानसिक स्थिति और काम का सही तालमेल ही बिना थके सफलता पाने की कुंजी है। समझ गया, यानी काम को टालना नहीं है बल्कि सही काम को सही समय पर सेट करना है। बिल्कुल। और यहीं से क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। हाँ, क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम वेंडिंग मशीन में सिक्का डालकर निकाल लें। सही कहा, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए दो अलग अलग तरह की सोच की जरूरत होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अपने विचारों को खोला छोड़ना, नई संभावनाओं पर विचार करना। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे अगर कोई लेखक अपनी पहली मोहब्बत पर कहानी लिखना चाहता है, तो क्या वो कहानी एक दोस्त के नजरिए से लिखी जाए? क्या उसे एक डार्क थ्रिलर का टोन दिया जाए या उसे कॉमेडी रखा जाए? ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जहां कोई भी आइडिया गलत नहीं होता। और इसके ठीक विपरीत है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब उन सभी बिखरे हुए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर उस पर काम किया जाता है। जैसे ये तय कर लेना कि कहानी की टोन एक इमोशनल ड्रामा ही होगी और फिर उसी दिशा में काम करना। इन दोनों तरह की सोच के सही समय पर मिलने से ही बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते हैं। और जब ये दोनों सोच सही तरीके से टकराती हैं, तो आता है वो यूरेका मोमेंट या आहा मोमेंट। अचानक से आने वाला वो शानदार विचार जो एकदम से सब कुछ साफ कर देता है। जैसे किसी लेखक को हफ्तों की माथापच्ची के बाद अपनी कहानी का बिल्कुल सही प्लॉट मिल जाना, या किसी को अपने बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन नहाते वक्त अचानक से याद आ जाना। यही बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारी रिसर्च साफ दिखाती है कि ये यूरेका मोमेंट तब बिल्कुल नहीं आता जब हम घड़ी देखकर टाइमर लगाकर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारी ऊर्जा पूरे दिन एक समान नहीं रहती। हाँ, रात की नींद पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सही कहा। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो वो कमी दिन ब दिन जमा होती जाती है। इसे हम एक तरह का कर्ज समझ सकते हैं जो हमारे शरीर पर चढ़ रहा है। स्लीप डेट। हाँ, ये कर्ज हमारी सतर्कता और फोकस को बुरी तरह गिरा देता है। हमारी बायोलॉजिकल रिदम और ये नींद की कमी दोनों अक्सर दोपहर के करीब 2:30 बजे के आसपास एक ऐसे पॉइंट पर आकर मिलती हैं जहां हमारा सिस्टम क्रैश होने लगता है। बिल्कुल। 2:30 बजे का वो स्लंप हर किसी ने महसूस किया होगा। यही वजह है कि लंच के बाद ऑफिस की उस बोरिंग मीटिंग में आंखें खुली रखना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं लगता। एकदम सटीक उदाहरण। इसीलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना जरूरी है। इतिहास के कई सफल लोगों के रूटीन इसे साबित करते हैं। जैसे हमारी रिसर्च में जिन लोगों का जिक्र है। हाँ, महान लेखिका वर्जीनिया वुल्फ हो या मशहूर मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर या दुनिया के कई टॉप वायलिन वादक, इन सभी के रूटीन में एक समानता थी। क्या समानता थी? ये सभी अपना सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा फोकस मांगने वाला काम सुबह के वक्त करते थे, क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। इसी को डेविड फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। हाँ, फर्स्ट आवर रूल, यानी दिन के पहले घंटे में फोन देखने या ईमेल चेक करने से भी पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना। ऐसा काम जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। दिन की शुरुआत में ही उस सबसे भारी काम को निपटा लेने से दिन भर की रुकावटों और उस गिल्ट से बचा जा सकता है जो काम ना करने पर महसूस होता है। बिल्कुल।
और इस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक ग्राहम वॉलिस ने 4 स्पष्ट चरणों में बांटा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 4 स्टेजेस बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहला चरण है तैयारी या प्रिपरेशन। ये सिर्फ जानकारी जुटाने का समय है। हाँ, इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। जैसे डेविड जब अपनी किताब लिख रहे थे तो वो पूरे कमरे में किताबें, न्यूज़पेपर की कटिंग्स और जर्नल फैला कर रखते थे। व्हाइट बोर्ड पर अजीब अजीब टॉपिक लिखते थे। देखने वाले को ये पूरी तरह से समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन ये असल में दिमाग को रॉ मटेरियल देने का काम है। और जब दिमाग के पास सारा रॉ मटेरियल आ जाता है, तब आता है दूसरा चरण, इंक्यूबेशन। ये बड़ा मजेदार फेज है। हाँ, ये वो समय है जब जानबूझकर अपने काम से पूरी तरह ब्रेक लिया जाता है। आप दोस्तों के साथ समय बिताएं, वॉक पर जाएं, या कुछ भी ऐसा करें जिसका उस काम से कोई लेना देना ना हो। बिल्कुल। अगर कोई बिना सही मूड के खुद को जबरदस्ती काम की डेस्क पर बांध कर रखेगा तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी। ये इंक्यूबेशन का समय कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि इस दौरान अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस उस सारी जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है। काम से दूरी बनाना भी काम का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसी इंक्यूबेशन के बाद आता है तीसरा चरण, इल्यूमिनेशन। यही वो आहा मोमेंट है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। जब अचानक से कोई बहुत ही शानदार आइडिया दिमाग में क्लिक करता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण, वेरिफिकेशन। हाँ, इल्यूमिनेशन में जो विचार आया है वो असल में काम करेगा भी या नहीं, ये जांचना। और इसे समझाने के लिए द बीटल्स के मशहूर संगीतकार पॉल मकार्टनी का जो उदाहरण हमारी रिसर्च में है वो वाकई कमाल का है। वो उदाहरण इस पूरी 4 चरणों की प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी बना देता है। पॉल मकार्टनी को उनके उस ऐतिहासिक गाने येस्टरडे की धुन असल में एक सपने में सुनाई दी थी। एकदम सपने में। हाँ, वो आधी नींद में उठे, उनके दिमाग में वो धुन एकदम साफ थी और उन्होंने तुरंत उसे पियानो पर बजाकर रिकॉर्ड कर लिया। ये उनके लिए इल्यूमिनेशन का क्षण था, एक प्योर यूरिका मोमेंट। बिल्कुल। अगर आज के दौर का कोई औसत म्यूजिशियन होता तो शायद वो उसी शाम को उस गाने को इंस्टाग्राम पर डाल देता या अगले दिन रिलीज कर देता। हाँ, आजकल तो यही होता है। लेकिन पॉल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुरंत उस धुन को फाइनल नहीं माना। उन्हें लगा कि शायद ये धुन उन्होंने पहले कहीं सुनी है और उनके दिमाग ने बस उसे सपने में प्ले कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे 1.5 साल तक ये वेरिफिकेशन किया। 1.5 साल? हाँ, वो अपने दोस्तों और दूसरे संगीतकारों के पास जाते और धुन बजाकर पूछते कि क्या उन्होंने ये पहले कहीं सुना है। बाप रे! जब 1.5 साल बाद ये कंफर्म हो गया कि ये पूरी तरह से उनकी अपनी ओरिजिनल धुन है, तब जाकर उन्होंने उसके लिरिक्स और अरेंजमेंट पर काम शुरू किया। तो इससे ये साफ होता है कि कोई भी महान काम सिर्फ एक सपने में आए विचार का नतीजा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उस विचार को टेस्ट करने की, उसे पॉलिश करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। और इस पूरी प्रक्रिया और अनुशासन को बनाए रखने के लिए डेविड कदावी ने रचनात्मक कार्य की 7 मानसिक अवस्थाओं यानी 7 मेंटल स्टेट्स का जिक्र किया है। सख्त नियम नहीं था, लेकिन अपने दिमाग को सही अवस्था में लाने के लिए उन्होंने अलग-अलग जगहें जरूर तय की हुई थी। जगहों का भी बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, जैसे शिकागो के जॉन हैंकॉक सेंटर के 19वें फ्लोर पर वो सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं तय करने जाते थे, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई से शहर को देखने पर उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता था। और जब कुछ क्रिएटिव लिखना होता था तो वो एब्सेंट कॉफी शॉप में बैठते थे। ये असल में एनवायरनमेंट को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। इन अलग-अलग जगहों का इस्तेमाल उन 7 मानसिक अवस्थाओं में ढालने के लिए किया जाता था। चलिए इन 7 अवस्थाओं को थोड़ा करीब से समझते हैं। ठीक है, पहली है प्रायोरिटाइज। ये तय करना कि इतने सारे कामों में से अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और किस पर ऊर्जा लगानी है। ठीक है। दूसरी है एक्सप्लोर, जहां बिना किसी गिल्ट के अपनी उत्सुकता के पीछे जाया जाता है। एक सेकंड, ये जो एक्सप्लोर वाली अवस्था है, क्या ये यूट्यूब पर रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज देखकर टाइम पास करने का एक अच्छा बहाना नहीं लग रहा? ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल टाइम पास लग सकता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बारीक फर्क है। टाइम पास हम तब करते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं या काम से भाग रहे होते हैं। और एक्सप्लोर इंटेंशनल होता है। मान लीजिए कोई राइटर किसी ऐतिहासिक विषय पर लिख रहा है और वो अचानक से उस दौर के कपड़ों या वस्तुकला के बारे में पढ़ने लगता है। वो सीधे तौर पर किताब का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन वो उसके दिमाग को उस दुनिया में डुबोने का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये दिमाग को आजाद करने की एक जरूरी प्रक्रिया है। सही बात है। और फिर आती है तीसरी अवस्था, रिसर्च, जब आपके पास कोई विशिष्ट सवाल हो और आप सिर्फ उसी का जवाब ढूंढ रहे हो। चौथी अवस्था है जेनरेट,
यही वो जगह है जहां असली पसीना बहता है। जैसे अपनी किताब का पहला रफ ड्राफ्ट लिखना, जो भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो, बस उसे कागज पर उतारना है। 5वीं अवस्था है पॉलिश। जो कुछ आपने जेनरेट किया है उसे एक एडिटर की नज़र से देखना, उसकी कमियां निकालना और उसे संवारना। और छठी अवस्था बहुत ही व्यवहारिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, कोई भी इंसान 24 घंटे सिर्फ रचनात्मक दुनिया में नहीं रह सकता। बिजली का बिल भरना है, टैक्स फाइल करना है, परिवार के काम देखने हैं, ये भी जीवन का अहम हिस्सा है और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और 7वीं तथा सबसे जरूरी अवस्था है रिचार्ज। इस अवस्था में काम के बारे में सोचना भी मना है, पूरी तरह से रिलैक्स करना। जैसे डेविड जब बहुत स्ट्रेस में होते थे तो वो एक अच्छा मसाज लेने चले जाते थे, या आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए कोई फनी वीडियो देखते थे। अब देखिए, इन 7 अवस्थाओं से मिलकर ही एक पूरा क्रिएटिव साइकिल तैयार होता है। रिसर्च में डेविड के एक बहुत ही दिलचस्प रूटीन का जिक्र है। वो रात वाला रूटीन ना? हाँ, वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पूरे फोकस के साथ डीप वर्क करते थे। और फिर सुबह 4 बजे लाइट बंद करके दोपहर तक सोते थे। दोपहर में उठकर वो कॉफी शॉप जाते और शाम तक वहाँ हल्का काम करते। अगर इसे हम परंपरागत टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अजीब और अव्यवस्थित रूटीन लगेगा। बिल्कुल, लेकिन ये रूटीन घड़ी की सुइयों पर नहीं, बल्कि डेविड की खुद की प्राकृतिक ऊर्जा पर आधारित था। सही कहा। और इस पूरे क्रिएटिव सिस्टम की असली परीक्षा तब होती है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही होती। हाँ, हमारी रिसर्च में डॉक्टर रॉक के पॉडकास्ट वाला जो उदाहरण है वो इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण है। ये थोड़ा टेंशन वाला किस्सा है। हाँ, डेविड को डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू लेना था, जो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। डॉक्टर रॉक ने खुद दिमाग के काम करने के तरीके पर काफी काम किया था। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू रिकॉर्ड होना था उस दिन डेविड के आसपास सब कुछ गलत हो रहा था। डेविड पनामा सिटी के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और वहां अचानक से भारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। इतना शोर था कि वहाँ कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती थी। ऊपर से वो शहर में बिल्कुल नए थे, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि आसपास कोई शांत जगह या कोवर्किंग स्पेस कहाँ मिलेगा। और डॉक्टर रॉक जैसे बड़े और व्यस्त इंसान का इंटरव्यू आखिरी मिनट पर दोबारा शेड्यूल करना लगभग नामुमकिन था। डेविड को लगने लगा था कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है और ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जब सब कुछ गलत हो रहा हो, पैनिक बढ़ रहा हो, तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है? अक्सर ऐसे समय में तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। लेकिन यहीं पर डेविड का क्रिएटिव सिस्टम उनके काम आया। उन्होंने उस घबराहट में मिनिमम क्रिएटिव डोज का इस्तेमाल किया। ये मिनिमम क्रिएटिव डोज आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि उस वक्त तो कोई भी इंसान डर से सुन हो जाएगा। ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को बाईपास करता है जो डर पैदा करता है, अमिगडाला। अच्छा, मिनिमम क्रिएटिव डोज का मतलब है वो सबसे छोटा, सबसे आसान कदम जो किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है। इतना छोटा कदम जिससे दिमाग को डर ही ना लगे। बिल्कुल। डेविड ने कंस्ट्रक्शन रोकने या पूरा शहर छान मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने नेटवर्क में सिर्फ एक ईमेल लिखा, ये पूछते हुए कि क्या किसी के पास कोई शांत कमरा है। बस इतना ही। और उस एक छोटे से कदम से, उस मिनिमम डोज से कुछ ही देर में उनके एक पहचान वाले ने उन्हें एक शांत जगह ऑफर कर दी और वो रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई। ये तो वाकई कमाल का हैक है। इसके साथ ही एक और बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट हमारी रिसर्च में, जिसे ओपन लूप्स कहा गया है। ओपन लूप्स का मतलब है किसी काम को जानबूझकर अधूरा छोड़ देना या छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे अपने दिमाग के बैकग्राउंड में खुला छोड़ देना। इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपको याद आता है कि घर में बिल्ली का खाना खत्म होने वाला है। आप अपने दिमाग में एक नोट बना लेते हैं कि कैट फूड लाना है, और जब तक वो खाना आ नहीं जाता, वो बेचारा आपके दिमाग में कहीं पीछे लगातार चलता रहता है। सुनने में शायद ये एक तनाव देने वाली चीज लगे कि कोई काम अधूरा है, स्ट्रेस लगता है। लेकिन रचनात्मकता के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अगर किसी राइटर ने अपनी कहानी का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है और उसे बीच में ही छोड़ दिया है, तो वो एक ओपन लूप बन जाता है। अब वो इंसान भले ही उस वक्त कुछ और कर रहा हो, खाना खा रहा हो या ड्राइविंग कर रहा हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उस कहानी के प्लॉट पर लगातार काम कर रहा होता है। ये इंसान को काम से पूरी तरह काटने नहीं देता और उसका मोमेंटम बना रहता है। इससे एक फायदा ये भी होता है कि आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास काम शुरू करने के लिए 3 घंटे नहीं है, क्योंकि एक ओपन लूप को आगे बढ़ाने के लिए दिन के सिर्फ 5 मिनट ही काफी होते हैं।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सारी थियोरीज, इन कहानियों और इस पूरी रिसर्च का निष्कर्ष निकालें तो मुख्य संदेश ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई बस जल्द से जल्द सब कुछ कर लेना चाहता है, वहां असली सफलता शॉर्टकट में नहीं है। हर कोई एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल है जहां रुकने का मतलब हारना मान लिया गया है। लेकिन हमारी रिसर्च हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गहराई वाली रचनात्मकता और टिकाऊ सफलता असल में चीजों को धीमा करने में है। अपने मूड को, अपनी मानसिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को अपने काम के साथ सिंक करने में है। बिल्कुल सही। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आधुनिक विज्ञान कह रहा है। हमारी रिसर्च में हमारे वेदों के उस गहरे ज्ञान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सदियों पहले कहा गया था, धैर्य में ही विजय है। आत परिणाम की उम्मीद किए बिना प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। एक बहुत ही सटीक और ठहराव वाली बात। और अब इस गहन चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जरूर। अगर हमारा दिमाग हमारी बायोलॉजी प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के उतार चढ़ाव, नींद के साइकिल और अलग अलग मानसिक अवस्थाओं के हिसाब से काम करने के लिए बनी है, तो क्या आज की कॉर्पोरेट दुनिया का ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का तयशुदा और कठोर वर्क शेड्यूल हमारी अपनी बायोलॉजी के खिलाफ एक जंग नहीं है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हम हर दिन, हर घंटे एक ही जैसी प्रोडक्टिविटी की उम्मीद करके इंसानों को मशीनों की तरह ट्रीट करने की कोशिश में अपनी असली रचनात्मक क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं? हमें ये सोचना होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट के नाम पर कहीं अपना माइंड तो नहीं खो रहे हैं। इस पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा काम करने के तरीके को देखने का एक नया नजरिया देगी। नमस्कार।